जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो मोस्ट वेलकम है हरियाणा जीके की 2015 से 2025 PYQ प्रैक्टिस सेट नंबर 21 के अंदर, जिसके अंदर हम लगभग 6000 प्लस PYQ इंडिया जीके, हरियाणा जीके, साइंस के हम करने वाले हैं। और आज आपको ये क्लास 11 बजे क्यों मिल रही है? क्योंकि हमने सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत की है। जो मैंने आपको फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स की वो अभी तक आपको नहीं करवाई थी। ठीक है, तो आपको ये 7 से 8 दिन तक लगातार ये क्लास आपको डेली सुबह 11 बजे मिलेगी और सुबह 7 बजे आपको जो है हरियाणा करंट अफेयर्स की मिलेगी। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो मेरे दोस्तों। आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन कंटेंट इतने अच्छे तरीके से, ताकि आप सक्सेस हो जाएं अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस कमी है तो आपकी मेहनत की और आपके रिवीजन की। अगर आप कंप्लीट PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना। नीचे नंबर दिया गया है, जहां पर आपको मात्र 170 रुपीज़ में कंप्लीट PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अलग से अगर आप हरियाणा करंट अफेयर्स की प्राप्त करना चाहते हैं, 3 साल की करंट अफेयर्स हरियाणा, मात्र 60 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन आपके सामने है। प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन क्या कहलाता है? देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो पृथ्वी के अंदर, जैसे हवा हो गई, पौधे हो गए, खनिज हो गए, मिट्टी हो गए, जल हो गए, और पृथ्वी के अंदर जितने भी जो जीव पाए जाते हैं, वन्य जीव जो पाए जाते हैं, उनका अच्छे तरीके से संरक्षण करना, उनका कंजर्वेशन करना, वो क्या कहलाता है? उनका संरक्षण कहलाता है। ठीक है, ताकि जो हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उनको संसाधनों की कमी ना हो, उनके लिए संसाधन सुरक्षित बने रहें। प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक क्या है? मीथेन, प्रोपेन, इथेन या ब्यूटेन? प्राकृतिक गैस का जो मुख्य संगठक है वो मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। लगभग 95% जो भाग है मीथेन पाई जाती है। इसके अलावा उसके अंदर इथेन भी पाई जाती है, प्रोपेन भी है, हाइड्रोकार्बन भी उसके अंदर होते हैं। और आप घरों के अंदर जो LPG यूज करते हो, उसी को कहा जाता है प्राकृतिक गैस, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और ये किसका मिश्रण होता है? LPG, ब्यूटेन, और जो आप घरों के अंदर यूज करते हैं उसको द्रवित प्राकृतिक गैस LPG बोलते हैं। और LPG के अंदर क्या होता है? ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है LPG किसका मिश्रण है? ब्यूटेन का और प्रोपेन का मिश्रण है। ब्यूटेन का और प्रोपेन का मिश्रण है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन। हमारे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? वन। वन जो है हमारे पृथ्वी के क्या कहलाते हैं? फेफड़े कहलाते हैं। क्योंकि वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो उसका जो बैलेंस है, भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए सांस लेने में लाभदायक होती है। तो उनके बीच में संतुलन ये बनाए रखते हैं। ठीक है, इसलिए वनों को ही पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, और जो अमेजन वर्षा वन है, उनको पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेतों से मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है? धान के खेतों से, धान के खेतों से मीथेन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, गैस उत्पन्न होती है। धान धान जब आप लगाते होंगे, आप लोग देखते होंगे, धान के खेत में जो छोटे छोटे जो जीव पाए जाते हैं, ठीक है, और जो जो जीव सांस लेते हैं, तो वो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में गैस होती है मीथेन। ठीक है, वो मिल के एक ग्रीन हाउस गैस बन जाती है। और यही ग्रीन हाउस गैस आगे जाके हमारे टेम्परेचर के अंदर वृद्धि का कारण बनती है। चीड़ की अनुप्रस्थ काट आकृति में होती है, गोलाकार, वर्गाकार, अंडाकार या त्रिकोणाकार? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, चीड़ का एक पेड़ होता है। पहली बात तो अनुप्रस्थ काट किसको बोलते हैं? जैसे मैं आपको बोल दूं कि लकड़ी है, जब आप लकड़ी को उसके लंब के आकार में, यानी कि जब इस तरीके से ना काटो, लकड़ी को इस तरीके से ना काट के उसके लंबवत यानी कि एक्सितिज रेखा के अनुसार काटो, जो भी हमें वो आकार प्राप्त होगा उसी को अनुप्रस्थ काट बोलेंगे। तो चीड़ की जो अनुप्रस्थ काट है किस आकृति के अंदर होती है? त्रिकोणाकार आकृति के अंदर होती है। क्योंकि जो चीड़ का जो पेड़ होता है, जब आप उसकी शाखाएं देखोगे ना, एक शंकु के आकार की होती है। ठीक है, शंकु के आकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। अभी भी 21 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। और 21 मार्च 2026 को जो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाएगा, ये कब इसकी शुरुआत की गई थी UNO के द्वारा?
संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2013 से इसकी शुरुआत की गई थी और प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। 2026 में जो इसकी थीम रखी गई है वन और अर्थव्यवस्थाएं, वन और अर्थव्यवस्था इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है। वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। लगभग 78% मात्रा के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल के अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन से पेड़ पौधों के अंदर किसका निर्माण होता है, नाइट्रोजन से पेड़ पौधे क्या प्राप्त करते हैं, प्रोटीन का निर्माण होता है नाइट्रोजन से पेड़ पौधों के अंदर। और यही जो प्रोटीन है ये पौधों के लिए उनके भोजन का एक मुख्य अंग है। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, लगभग 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस अगर नहीं होती तो क्या होता, अगर वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो क्या होता, जो वायुमंडल के अंदर वस्तुएं हैं, जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं वो जल्दी से आग पकड़ने लग जाती है अगर वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन नहीं होती। वायुमंडल की परत जहां पर विद्युत चालकता होती है, विद्युत चालकता कहां पर होती है, ये पाई जाती है आयन मंडल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, जो ये आयन मंडल है, ठीक है, इसके ये परतों के अंदर बटा हुआ है E1 E2 F1 F2। रेडियो तरंग, जितनी भी रेडियो तरंग है धरती पर, रेडियो हो गए, जैसे टेलीविजन हो गई, टेलीफोन हो गई, जितनी भी रडार हो गई, जितनी भी सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं वो आयन मंडल के अंदर ही प्राप्त होती हैं। जितने भी संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं वो कौन सी परत के अंदर स्थापित किए जाते हैं, आयन मंडल के अंदर स्थापित किए जाते हैं। भारतीय जिले में भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड का एक जिला है चमोली जिला। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले का एक गांव है जिस गांव का नाम है भाषा गांव। ठीक है, भाषा गांव के अंदर लगभग 11,000 फीट, कितने, लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। ठीक है, और ये जो पार्क है भारत तिब्बत यानी कि भारत चीन की जो सीमा है उसके नजदीक ये स्थित है। तो राइट ऑप्शन, बहुत सारे प्रकार की यहाँ पर जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं, तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी की परिघटना क्या कहलाती है। समताप मंडल में ओजोन की जब मात्रा में कमी होती है तो वो परिघटना क्या कहलाती है, ओजोन अक्षरण कहलाती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओजोन परत का जो ऊपरी वायुमंडल है उसके अंदर पृथ्वी की ओजोन परत का धीरे धीरे पतला होना, ठीक है, धीरे धीरे पतला होना, और जो कारखाने हैं, जो उद्योग हैं, और जो भी मानव के द्वारा जो भी गतिविधियां की जा रही हैं उनके अंदर जो ब्रोमीन और क्लोरीन जो युक्त गैस है वो ब्रोमीन और क्लोरीन गैस जो निकलती हैं उसी के कारण ही ये बनती है ओजोन अक्षरण। निम्नलिखित में से कौन जल को संसाधन के रूप में वर्णित करता है, जल को संसाधन के रूप में कौन वर्णित करता है, साइक्लिस रिसोर्स। देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हो कि पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका आप उपयोग बार बार कर सकते हो। ठीक है, और जिनका उपयोग आप बार बार कर सकते हो उन्हीं को क्या बोलते हो, साइक्लिस, यानी कि एक साइकिल, एक चक्कर चलता रहता है, चक्रीय संसाधन जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, देश का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, देश का सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना बीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और ये मरीना बीच कहाँ पर है, ये चेन्नई के अंदर है। मरीना बीच कहाँ पर है, चेन्नई के अंदर है। बंगाल की खाड़ी का जो कोरोमंडल तट है उसके करीब ये फैला हुआ है, लगभग 12 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है और दुनिया के सबसे लंबे शहरी समुद्री तटों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि वह विकास, नहीं लिखा, वह विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की अक्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करता है, वह क्या कहलाता है, उसको समपोषणीय विकास कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि भाई ऐसा विकास भविष्य के अंदर जो भी पीढ़ियां होंगी उनकी आवश्यकता को भी पूरा करने की क्षमता रखेगा और बिना किसी समझौते के, यानी कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को भी पूरा करेगा और आने वाली पीढ़ी को भी पूरा, उनकी आवश्यकता को पूरा करेगा, उसको संपोषणीय विकास कहा जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। पृथ्वी के निम्न सतह वायुमंडल के औसत तापमान में धीमी वृद्धि
क्या कहलाती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक तापन कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको आप बोलते हो। पृथ्वी के अंदर जो निरंतर वायुमंडल का जो औसत तापमान है उसके अंदर वृद्धि बढ़ रही है, जिसको आप बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा हो रही है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है मेरे दोस्तों। देखिए, इसके लिए जो मुख्य अवयव हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे जलवाष्प है यानी कि वेपर जिसको आप बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पौधों और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले पशु क्या कहलाते हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वभक्षी कहलाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सर्वभक्षी पहली बात तो किसको बोलते हैं? वे ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधे और जंतु दोनों को खा जाते हैं, दोनों का भक्षण कर देते हैं, वही सर्वभक्षी कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, वन्य जीवों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, वन्य पारिस्थितिकी तंत्र, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखिए, जो जीवन के लिए जो जीव हैं, जितनी भी धरती के ऊपर जो जीव हैं अपने जीवन यापन के लिए वो पर्यावरण से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और वो आपस में मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला में पहले सतर के उपभोक्ताओं में क्या शामिल है? देखिए, पहले सतर के उपभोक्ता के अंदर जो शाकाहारी पशु होते हैं या जो भी शाकाहारी मानव हैं, पशु हैं, वो सभी इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ताओं के अंदर आते हैं और पौधे जो हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। यह योजनाबद्ध चित्र हमें क्या दर्शाता है? ठीक है, वायुमंडल, धान के पौधे, मेंढक और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से पूछा गया कि हमें ये क्या दर्शाता है कि योजनाबद्ध। देखिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन चक्कर को दर्शा रहा है। ऑक्सीजन चक्कर कैसे दर्शा रहा है? देखिए, वायुमंडल के अंदर का क्या पाए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, पानी पाए जाते हैं, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करता है? पौधे ग्रहण करते हैं, धान के पौधे। ठीक है, पानी कौन ग्रहण करता है? मेंढक ग्रहण करते हैं, क्योंकि मेंढक को जीने के लिए, श्वसन के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार धान के पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। यानी कि क्या है? ये एक जीवन चक्कर है, एक ऑक्सीजन चक्कर है जिसको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, किस वायुमंडलीय सतर में अधिकतम मौसमी घटनाएं होती हैं? मौसमी घटनाएं कौन से वायुमंडलीय सतर के अंदर होती हैं? अक्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, वायुमंडल के अक्षोभ मंडल सतर में अधिकतम मौसमी घटनाएं होती हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? अक्षोभ मंडल, अक्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई लगभग विषुवत रेखा से कितनी होती है? 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, 18 किलोमीटर। पृथ्वी के वातावरण में सबसे नीचे कौन सा सतर पाया जाता है? पृथ्वी के वातावरण में सबसे नीचे कौन सा सतर पाया जाता है? अक्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। देखिए, पृथ्वी के तीन परत पाई जाती हैं। सबसे नीचे अक्षोभ मंडल, अक्षोभ मंडल के बाद पाया जाता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ताप मंडल, जिसको आप उसके बाद बाह्य मंडल भी आता है। ताप मंडल के अंदर ही आयन मंडल होता है। पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है? पर्यावरण, पर्यावरण के अंदर क्या क्या सम्मिलित होता है? जैविक कारक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अजैविक कारक, अजैविक और जैविक कारक दोनों होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986, जिसकी धारा नंबर 2 के अंतर्गत पर्यावरण के अंदर जलवायु, वायु होती है, भूमि होती है, और उनके बीच में जो संबंध होता है, मनुष्य के बीच में जितने भी पृथ्वी के ऊपर प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये सब उसके अंदर सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादकों का एक उदाहरण है? उत्पादकों का एक उदाहरण कौन सा इनमें से? हरे पौधे, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे CO2 होती है, तो CO2 से हमें, CO2 से वो क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, तो अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, वही क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अन्य क्रिया करने वाले सभी जीव एक क्षेत्र में पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ में क्या बनाते हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी तंत्र, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? बगीचा, झील, तालाब या वन? तो बगीचा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखिए, पहली बात तो पारिस्थितिकी तंत्र होता है क्या है? पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे के साथ में और वातावरण के साथ में
एक संतुलन बनाते हैं, उनके साथ में एक सामंजस्य स्थापित करते हैं और उन्हीं से उनका जीवन चक्र चलता है। ठीक है। और जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें जैविक और अजैविक दो मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, दो प्रकार का होता है पारिस्थितिकी तंत्र, एक कृत्रिम है, कोई प्राकृतिक। तो बगीचा क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से एक खाद्य श्रृंखला बनाते हैं? खाद्य श्रृंखला का मतलब है यानी कि एक दूसरे को वो खाते हैं, जैसे घास, हिरण और बाघ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे हिरण क्या खाते हैं? घास खाते हैं। बाघ किसको खाते हैं? हिरण को खाते हैं। यानी कि जो एक दूसरे को खाने का काम करते हैं, एक दूसरे को खाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करना है। सबसे नीचे कौन सी मंडल है? फिर उसके बाद ठीक है, सबसे नीचे अक्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, उसके बाद ताप मंडल है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा इसके अंदर? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर क्या कहलाती है? पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की जो चादर है वो वायुमंडल कहलाती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया, हरियाणा पुलिस में भी पूछा गया, हरियाणा ग्रुप डी के अंदर भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। वायुमंडल के अंदर गैस होती है, जलवाष्प होते हैं, धूल के कण होते हैं, उनका मिश्रण ही ये क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर क्या कहलाती है? वायुमंडल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि नंगी चट्टानों पर उत्परावर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? यदि नंगी चट्टानों के ऊपर, देखिए नंगी चट्टान पहली बात तो किसको बोलते हैं? नंगी चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जिसके ऊपर वनस्पति नहीं पाई जाती है। ठीक है, जिसके ऊपर जड़ी बूटी वगैरह वगैरह नहीं पाई जाती हैं, वनस्पति नहीं पाई जाती हैं, एक पथरीली जमीन होती है, यानी कि एक पहाड़ के रूप में आप बोल सकते हैं इसको। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, प्राथमिक उत्परावर्तन। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्राइमरी सक्सेशन जिसको आप बोलते हैं। द्वितीयक उत्पादकता की दर है। द्वितीयक उत्पादकता किसकी दर है? ए ऑप्शन, उपभोक्ता द्वारा नए जैविक पदार्थों का निर्माण करना। इसका मतलब है कि जीवन का एक विशेष रूप जो जीवित रहने या पर्यावरण की स्थिति में अनुकूलन के लिए उपयुक्त है। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, जैविक अनुकूलन। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जिसको आप बायोलॉजिकल एडेप्टेशन बोलते हैं। बायोलॉजिकल एडेप्टेशन। देखिए ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो आपके हैं वैसे तो हरियाणा ग्रुप डी में भी पूछे जाते हैं, लेकिन हरियाणा ग्रुप डी में हरियाणा पुलिस में बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए खास टॉपिक बनता है हरियाणा पुलिस की जो भी तैयारी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उत्पादक नहीं है? तो इनमें से आपसे पूछा गया प्राथमिक उत्पादक कौन सा नहीं है। प्राथमिक उत्पादक मैंने आपको बताया था कि जो एस्केरिस, पहली बात तो क्या होगा? एस्केरिस होगा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्राथमिक उत्पादक किसको बोलते हैं? जो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों के अंदर बदलते हैं। जैसे पौधे हैं, CO2 को CO2 ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन यानी कि अपना भोजन भी बनाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जीवों के उनके पर्यावरण के साथ के संबंधन का अध्ययन क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। सबसे पहले पारिस्थितिकी जो वर्ड है, जो शब्द है, 1869 के अंदर जर्मन जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? अर्नेस्ट हैकेल। उनके द्वारा ये शब्द प्रयोग किया गया था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप और पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? राइट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल होता है, सूर्य का प्रकाश से क्लोरोफिल, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन के रूप में भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे अपना। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, जिसको आप विबग्योर बोलते हो। विबग्योर। ठीक है, तो रेड के अंदर जो है सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर होती है और वोयलेट यानी कि बैंगनी के अंदर सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, इकोलॉजी पर्यावरण से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। इकोलॉजी किससे संबंधित है? इनके पर्यावरण का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। तो हिस्टोलॉजी अध्ययन किसका है? टिश्यू का, उत्तक का। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में जनक में रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बिलोंग करते थे। और आप लोग जानते होंगे डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और विश्व स्तर पर किसको माना जाता है हरित क्रांति का जनक? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है।
पारिस्थितिकीय रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदर्भित पर्यावरणीय कारक कौन सा है? तापमान, प्रकाश, जल या मृदा। यानी कि जिसको आप यहाँ से आपसे पूछा गया है कि पारिस्थितिकीय रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदर्भित पर्यावरण कारक कौन सा है? प्रकाश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में उपस्थित कुछ प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरोधक तंत्र की अति प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, एलर्जी। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। पर्यावरण के अंदर कुछ प्रतिजन होते हैं जिसको आप एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, और वो जो एंटीजन है वो प्रतिरक्षा के साथ में, ठीक है, प्रतिरक्षा के साथ में प्रतिक्रिया करके एलर्जी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन। एक आहार श्रृंखला में उत्पादकों और उपभोक्ताओं को दर्शाने का सही क्रम क्या है? आहार श्रृंखला के अंदर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो आते हैं उत्पादक, जिसको आप क्या बोलते हैं? पेड़ पौधे जो होते हैं, उत्पादक। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर शाकाहारी आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर क्या आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर आप मांसाहारी बोल सकते हैं, या माध्यमिक जो बीच वाले हैं। द्वितीयक और माध्यमिक एक ही बात है। तृतीयक उपभोक्ता जिसको आप मांस भक्षी, यानी कि जो केवल मांस के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो पहले सत्र के उपभोक्ताओं में शाकाहारी जीव ही शामिल होते हैं। सबसे पहले तो पेड़ पौधे आएंगे, उत्पादकता। उसके बाद आएंगे आपके प्राथमिक उपभोक्ता, फिर माध्यमिक और फिर तृतीयक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। आहार श्रृंखला में पहले सत्र के उपभोक्ताओं में क्या शामिल होता है? आहार, अभी तो बताया आपको, शाकाहारी। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत के सुंदरवन कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है? सुंदरवन, सुंदरवन। ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन राज्यों के अंदर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है, डेल्टा का निर्माण करते हैं, उसी डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सुंदरवन डेल्टा? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वन वन है जिसका नाम है सुंदरी वन, उनकी अधिकता वहाँ पे पाई जाती है, इसलिए उसको सुंदरवन कहा जाता है। पेरिस करार, करार का मतलब होता है समझौता। ठीक है, तो पेरिस समझौता किससे संबंधित है? तो वो है जलवायु परिवर्तन से। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन के ऊपर जितने भी नेगेटिव इफेक्ट, जितने भी नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं, उनसे निपटने के लिए 2015 के अंदर सभी दुनिया के जितने भी देश हैं उनके द्वारा ये अपनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन काफी कम करना इसका उद्देश्य था। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है हेली कार्बेट, जिसको जिम कार्बेट कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष के अंदर स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 1936 के अंदर। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 1936 के अंदर। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? रेड डाटा बुक के अंदर लुप्त प्राय प्रजाति। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, देखिए रेड डाटा बुक क्या होती है? किसी भी देश या किसी भी राज्य के अंदर जो जानवर हैं, जो पौधे हैं, उनकी जितनी भी लुप्त प्रजाति हैं उनका रिकॉर्ड रखने का ये काम करता है। ठीक है, रेड डाटा बुक को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको आप IUCN बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर, ठीक है, उनके द्वारा इसको अपडेट किया जाता है। IUCN के द्वारा इसको अपडेट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य उन प्रजातियों की रक्षा करना है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? भारत में वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कहीं पे आपको 107 दिया हुआ मिलता है, लेकिन आप 106 ही लगाएंगे। ठीक है, और 106वां जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया वो असम के अंदर है, जिसका नाम है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? असम के अंदर, जिसको 106वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। नेक्स्ट, सिगारेटिस मेघामलायेंसिस शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, तितली। देखिए तितली, बटरफ्लाई जिसको आप बोलते हैं, भारत का जो मेघालय क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है, और इस तितली का ये वैज्ञानिक नाम है सिगारेटिस मेघामलायेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? मानस, मानस कहाँ पर है? असम के अंदर। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है,
मानस टाइगर रिजर्व भारत के असम राज्य के अंदर स्थित है। 1973 के अंदर 1973 में मानस को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1985 के अंदर, 1985 के अंदर इसको शामिल किया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क हेली नेशनल पार्क था, जो 1936 के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर एक संरक्षणवादी थे, ठीक है, प्रकृतिवादी थे, जिनका नाम था कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर ये रखा गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से किस राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है वहाँ पर ये स्थित है। और राष्ट्रीय उद्यान इसको कब घोषित किया गया था? 1955 में, 1955 में। और बाघ अभ्यारण्य, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? 1973 में इसको घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष है। कौन सा संरक्षित क्षेत्र है? वो है असुल्ला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित यहाँ पर अवशेष है। ये जो अभ्यारण्य है दिल्ली का जो दक्षिणी हिस्सा है, जो अरावली की पहाड़ी है और दिल्ली हरियाणा की जो सीमा है उसके पास में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आज का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड। आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सअप चैनल को और इंस्टाग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है। कल का आपका होमवर्क का जो क्वेश्चन था, भूकंप किस कारण से आते हैं? विवर्तनिक। ठीक है, टाइटेनिक जो प्लेट होती हैं उनके टकराने से, प्लेटों के टकराने से विवर्तनिक घटना के कारण ही भूकंप आते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप को भी ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम को भी अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और डेली क्लास को ज्वाइन करते रहें। तो अभी आपको ये क्लास है सुबह 11 बजे मिलेगी और सुबह 7 बजे आपको हरियाणा करंट अफेयर्स की, जो आपकी फरवरी की अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।